Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you some idiomatic expressions, and these expressions are not only going to help you to speak a better English but also help you to understand a native speakers or a fluent speaker. So let's begin. Our first idiomatic expression is writing on the wall. Writing on the wall आपने बहुत सुना होगा। जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो इस एक्सप्रेशन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, ये होने वाला है क्या। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो इमिनेंट है, जो होने वाली है, जो साफ नज़र आ रहा है कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है, ठीक है। क्योंकि उसके साइंस जो है ना वो आपको नज़र आ रहे हैं। अगर किसी चीज़ के आपको साइंस नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये ऐसा ही होगा, तो उसमें कहेंगे इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, ऐसा ही होगा। जैसे आपको लग रहा हो कि वो आएगा, आज लाजमी आएगा, आपको कुछ साइंस है, आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि किसी ने आना ही है, तो आप कहेंगे इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, ही इज कमिंग। मतलब कि ये साफ जाहिर है कि वो आ रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको मालूम हो कि ये चीज़ होने वाली है, आपको उसके होने के जो है वो साइंस जो है वो शवाहिद जो है वो आपको नज़र आ रहे हो, तो उसको बताते वक्त लोग ये एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। जैसे कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल दैट आवर टीम विल लूज दिस टूर्नामेंट, कि ये साफ नजर आ रहा है कि हमारी जो टीम है ना ये टूर्नामेंट हार जाएगी, ठीक है। अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी वीक जा रही है, टीम वीक है, आप सारी सिचुएशन को एनालाइज करके आपको साइंस नजर आ रहे हैं कि जीतना मुश्किल है कि हम ये टूर्नामेंट टूर्नामेंट जीत सके, तब कहेंगे इट्स राइटिंग ऑन द वॉल वी आर लूजिंग दिस टूर्नामेंट, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है टू रन अ ब्लाइंड आई। सॉरी, रन नहीं, टर्न, टू टर्न अ ब्लाइंड आई। टू टर्न अ ब्लाइंड आई हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को कहते हैं कि कोई इंसान जानबूझकर किसी कोई खास बात है उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तब कहते हैं कि यू हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, ठीक है, कि तुमने जो है ना इस मामले के ऊपर इसको इग्नोर किया हुआ है और जानबूझकर इग्नोर किया हुआ है, ठीक। जैसे कि ऑफिस का कोई मामला हो, जैसे फैमिली का मामला, या जैसे हुकूमत के बारे में कहा जाता है, गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट जानबूझकर इस इशू के ऊपर बात नहीं कर रही है, इस इशू को एड्रेस नहीं कर रही है, गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई ऑन दिस इशू, ठीक है। कि उसने जो है ना मतलब बस अपनी आंखें, जिसको हम कहते हैं ना अपनी आंखें बंद की हुई हैं इस मामले को लेकर, ठीक है। आप घर में भी कह सकते हैं, जैसे फैमिली में कोई शख्स है जो किसी खास मसले के ऊपर तवज्जो उसको देनी चाहिए लेकिन वो जानबूझकर नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका अपना कोई उसमें मकसद हो सकता है, या हो सकता है कि उसको किसी किस्म का कोई मुश्किल आ सकती है, ठीक है। तो वो जानबूझकर उसको इग्नोर कर रहा है, आपके दोस्तों में कोई ऐसा हो सकता है, तो तब आप उसको कह सकते हैं डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है। कि जानबूझकर इस मामले को, इस मसले को इग्नोर ना करो और इसको एड्रेस करो। इसका जैसे कि सेंटेंस ये है, द कंपनी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द सेफ्टी वायलेशंस इन द फैक्ट्री पुटिंग इट्स वर्कर्स एट रिस्क, ठीक है। कि जो सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं कंपनी ने, जहाँ वो कंपनीज जहाँ पर जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम हो रहा होता है, वर्कर्स काम कर रहे थे, तो उनकी सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर कंपनी जो है वो जानबूझकर सेफ्टी के जो भी सहूलियात उसने फ्राहम करनी है वर्कर्स को, वो ना करे, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि कंपनी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, ठीक है। कंपनी ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की हुई हैं और पुटिंग इट्स वर्कर्स एट रिस्क, और उसने अपने अपने वर्कर्स की जो जिंदगी है उसको खतरे में डाला हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वो है टू टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये भी आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। बहुत से अच्छे नेटिव स्पीकर्स भी इसको बहुत यूज़ करते हैं। अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो भी इस एक्सप्रेशन को, इसको, इस ईडियम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को, यू आर टेकिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, उस चीज़ को लेते हैं जिस चीज़ के बारे में आपको डाउट होता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जब आपको ऐसा डाउट होना, कोई इंसान कह रहा हो कि तुम देखना मेरे इस दफ़ा बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपको लगेगा नहीं नहीं इसके मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे, तब तब आप उसकी इस बात को कहेंगे कि आई टेक योर स्टेटमेंट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। कि मैं तुम्हारी स्टेटमेंट को या तुम्हारी बात को विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ले रहा हूँ, मतलब कि मुझे डाउट है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे मतलब कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा। जहां पर आपने ये कहना हो ना कि मुझे डाउट है कि ऐसा नहीं होगा, वहां पर आप ये एक्सप्रेशन जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस है, शी क्लेम टू हैव इनसाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हर प्रमोशन बट आई टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मतलब उसने कहा, ऑफिस में हो सकता है उसने कहा कि मुझे इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि शायद आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन हो, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी प्रमोशन होगी, ठीक है। तो तब आप कहेंगे कि आई टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, या आई एम टेकिंग इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि मैं इस चीज़ को बस डाउट में ले रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी टू बी ऑन द सेम बोट। हम ये भी आपने बहुत सुना होगा एक्सप्रेशन को, इसको भी बहुत लोग यूज करते हैं। वी आर इन द सेम बोट, इस तरह करके कहते हैं कि इसके कहने का मतलब ये होता है कि जब दो लोग ये फील करते हैं कि वो सेम किस्म की डिफिकल्ट सिचुएशन में है, कि सेम किस्म की किसी मसले में है, एक ही तरह के उनकी ज़िंदगी में मसाइल हैं। जैसे जो अगर खुदा ना खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा है और आपके दोस्त की ज़िंदगी में भी कुछ वैसा ही मसला चल रहा हो, दोनों एक ही तरह की सिचुएशन को, एक ही तरह के चैलेंज को जो है ना वो फेस कर रहे हो, तो तब कहेंगे कि वी आर ऑन द सेम बोट, हम एक ही कश्ती पे सवार हैं, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, एक ही कश्ती पर सवार होना। तो उसको कहते हैं टू बी ऑन द सेम बोट। इसका मतलब ये होता है कि आप एक ही तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग, ठीक है, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि वी आर ऑल वेटिंग फॉर द डिलेड फ्लाइट टू डिपार्ट, वी आर इन द सेम बोट होपिंग फॉर अ क्विक रेजोल्यूशन। ठीक है, कि हम जो है ना दोनों, हम जो, अगर आप बैठे हुए हैं और आप फ्लाइट आपकी डिले है और आप कह रहे हैं कि हम बस अपनी जो हमारी जो फ्लाइट जो लेट हो गई है और उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि बस वो डिपार्ट हो और किसी तरह से, तो हम वी आर इन द सेम बोट, मतलब हम एक ही तरह के सिचुएशन, जाहिर बात है, सारे पैसेंजर्स फिर उस वक्त एक सेम बोट, एक ही तरह की सिचुएशन को जो है वो फेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वह है टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ। एक है टू बी ऑन द सेम बोट, उसका मैंने आपको बता दिया कि जब आप एक ही तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो तब आप ऑन द सेम बोट होते हैं। टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ ये कब होता है? ये तब बोला जाता है जब ये कहना हो कि दो लोगों की सोच एक जैसी हो, वो किसी खास तरह का, आप देखिएगा कि समटाइम्स आपके कुछ कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा फैमिली में कोई बहन भाई भी हो सकता है, कोई कजन हो सकता है, कोई भी ऐसा होता है जिसकी सोच का जो लेवल है ना वो आपके जैसा है, वो एक ही अंदाज से सोचता है, आपको लगता है कि इसके साथ जो है ना मेरी जो सोच है ना, मेरा जो थिंकिंग है वो बड़ी मैच करती है, जो चीज़ों को जिस तरह से मैं देखता हूँ ये भी वैसे ही देखता है या देखती है, ठीक है, जैसे भी है, तो तब आप कहेंगे कि वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ, हम एक वेवलेंथ पे हैं, मतलब हमारा थिंकिंग स्टाइल एक है, हम एक तरह से चीज़ों को देखते हैं, हम एक तरह से सोचते हैं किसी, अच्छा ये काम से रिलेटेड बड़ा ये यूज़ होता है कि जब काम पे दो लोग हो, वर्क प्लेस पे जैसे है कोई काम कर रहे हैं और उसमें उसको काम को किस तरह से करना है, दो लोग बिल्कुल एक स्टाइल से सोचते हैं और एक अंदाज से उस काम को करने की कोशिश करते हो, तो तब कहा जाता है कि वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ, कि हम एक जैसा सोचते हैं, ठीक है। जैसे ये है कि सारा एंड आई ऑलवेज वर्क वेल टुगेदर बिकॉज वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव आइडियाज। कि मैं और सारा हमेशा जो है ना, हम बड़े अच्छे तरीके से साथ में मिलकर काम कर लेते हैं, क्योंकि हम एक ही वेवलेंथ पे होते हैं, क्योंकि हम एक तरह का ही सोचते हैं। जब क्रिएटिव आइडियाज, हमें एक तरह के क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, जो चीज़ मेरे जहन में आती है उसको पसंद आती है, जो चीज़ उसके जहन में आती है वो मुझे पसंद आती है, तो हम एक वेवलेंथ पे सोचते हैं हम, तो इस वजह से जो ना हम इकट्ठे बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी इजियर सेड देन डन। ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इसका मतलब ये होता है, ये तब बोला जाता है जब आपने किसी को ये कहना हो, जैसे कोई आपको कोई नसीहत करे और वो नसीहत आपको लगे कि ये कहना आसान है पर इसको करना मुश्किल है, तब बोला जाता है रिस्पॉन्स में कि इट्स इजियर सेड देन डन। ठीक है, कि ये कहना आसान है पर ये करना मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस है, जस्ट टेलिंग समवन टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इज easier said than done, especially when the hurt runs deep। ठीक है, कि किसी को ये कहना करे भूल जाओ माफ कर दो, ये कहना आसान है करना मुश्किल है, क्योंकि वो स्पेशली तब जब तकलीफ बहुत ज्यादा हो, जब हर्ट रन्स डीप का मतलब ये है कि जब तकलीफ जो है ना वो बहुत ज्यादा हो, वो बहुत गहरी हो आपके अंदर। ठीक है, तो तब ये बात कहना कि भाई भूल जाओ माफ कर दो आगे बढ़ो, ये आसान होता है, पर इसको करना जो उस सिचुएशन में होता है इंसान, उसके लिए मुश्किल होता है ये करना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी बी माई गेस्ट। ये तो बहुत ही कॉमनली लोग बोलते हैं, आपने सबको सुना होगा, मतलब आपने अगर कोई मूवीज में भी सुना होगा, अगर आप इंग्लिश प्लेस वगैरह देखते हैं सुना होगा इनमें। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बी माई गेस्ट, इसका पॉजिटिव, वैसे तो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। ये तब कहा जाता है जब आपने किसी को या आपसे कोई चीज़ की परमिशन मांग रहा है, जैसे कि कैन आई टेक योर कार, कोई आपसे कहता है कि मैं, या कैन आई टेक योर बाइक, कि क्या मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा सकता हूँ या तुम्हारी बाइक ले जा सकता हूँ, तो आपने कहना हो कि हाँ हाँ ले जाओ, कोई मसला नहीं, जब आपने किसी को किसी चीज़ की परमिशन देनी हो।
तो तब आप आपको आगे से कह सकते हैं बी माई गेस्ट, हाँ जाओ ले जाओ, ठीक है। इसको नेगेटिवली इस तरह भी यूज किया जाता है कि जैसे कोई समटाइम्स आपको चैलेंज कर रहा है, मैं जैसे छोटे बहन भाई होते हैं ना, वो आपका कोई सीक्रेट उसके पास हो तो वो कहते हैं, मैं अब्बू को ये बता दूंगा या मैं अम्मी को ये बता दूंगा, तो आप तब उसको कैसे बी माई गेस्ट, हाँ जरूर करो। मतलब कि कोई इंसान आपसे कोई चीज की मतलब इजाजत मांग रहा है, या कोई इंसान आपको चैलेंज कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, और उसने आपने उसको आगे से ये कहना कि हाँ कर लो, आप परमिशन दे रहे हैं उसको, इजाजत दे रहे हैं उसको, ऑथोराइज कर रहे हैं उसको, तो तब आप बोला जाता है बी माई गेस्ट, हाँ जरूर करो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका सेंटेंस है, इफ यू थिंक यू कैन हैंडल द चैलेंज बी माई गेस्ट एंड गिव इट अ ट्राई। कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस चैलेंज को हैंडल कर, कोई इंसान कोई डिफिकल्ट काम करने का सोच रहा हो, कोई प्लान कर रहा हो, और आपको लगे कि चैलेंजिंग है ये मुश्किल है, तो आप तब कह सकते हैं उसको कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस चैलेंज को हैंडल कर सकते हो तो बी माई गेस्ट, हाँ फिर जरूर करो, इसको एक ट्राई देने दो, इसको एक ट्राई, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी बिहाइंड द टाइम्स। बिहाइंड द टाइम्स हम तब कहते हैं, किसी चीज को कहते हैं, किसी इंसान को कहते हैं, जब आपने ये कहना हो कि आप वक्त से पीछे हो। मतलब देखिए ना, इस वक्त दुनिया कितनी आगे निकल गई है, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अब एआई की वजह से तो रोज ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जो इंसानी सोच में भी नहीं आ सकती है। मतलब इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और रोज हो रही हैं, रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, ठीक है। अब कोई इंसान जो है वो बहुत पीछे हो आपको लगे, उसका उसका जो भी वो कर रहा है काम, उसमें नई चीजें नहीं है, जिद्दत नहीं है, उस वो बहुत पुराने टाइम को के लिहाज से तरीके से काम कर रहा है, तो उस इंसान को आप कह सकते हैं, या उस तरीके को कह सकते हैं, या उस सिस्टम को कह सकते हैं आप कि इट्स बिहाइंड द टाइम्स, कि ये वक्त से पीछे है। जैसे कि इसका जो सेंटेंस है वो है कि स्कूल्स करिकुलम हैजंट बीन अपडेटेड इन इयर्स, कि हमारे जो स्कूलों का जो निसाब है, करिकुलम है, वो सालों से अपडेट नहीं हुआ है। लिविंग स्टूडेंट्स बिहाइंड द टाइम्स, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो वक्त से पीछे रह रहे हैं, क्योंकि अब इस वक्त तो टेक्नोलॉजी इतनी मतलब कि एडवांस होती जा रही है और दिन ब दिन हो रही है इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंट स्किल्स एंड नॉलेज, कि जब जो भी रेलिवेंट स्किल्स और जो नॉलेज इस वक्त चाहिए आज के दौर के हिसाब से, हमारे स्कूलों का करिकुलम जो है ना वो बिहाइंड द टाइम्स है, वो बहुत पीछे है, क्योंकि वो अपडेट ही नहीं हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक भी तब बोला जाता है जब आपने किसी को कहना हो कि जो जो तुमने किया है ना, अब उसका नतीजा भुगतो। जब आपने किसी को ये कहना होता है कि अब तुम्हें इस चीज का, अब तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा, जो भी किसी इंसान ने कुछ गलत किया है उसका कुछ गलत नतीजा आएगा, ठीक है। तो वो कहेंगे नाउ फेस द म्यूजिक, कि अब इसका नतीजा भुगतो, ठीक है। आफ्टर बीइंग कॉट चीटिंग इन द एग्जाम, कि एग्जाम में जब वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया या करती हुई पकड़ी गई, शी हैड नो चॉइस बट टू फेस द म्यूजिक, कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि अब वो इसका नताइज जो है वो उसको भुगते। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर। ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर कहा जाता है जब किसी मुश्किल कुछ मतलब कि ऐसा कोई माहौल हो जो खुश्क हो, जिसमें थोड़ी सी मतलब सख्ती आप कह लें, ठीक है, ड्राइनेस हो, सख्ती हो, और उसके बाद कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाए जो कि बड़ी रिफ्रेशिंग किस्म की हो, कोई इंसान आ जाए, कोई भी ऐसा काम हो जाए, तो उसको आप कहेंगे ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर। फॉर एग्जांपल, ऑफिस में, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पर सारे ही बड़े ही बोरिंग किस्म के, डल किस्म के लोग हैं, बड़ा मतलब कि खामोश किस्म का, और जो है वो इस तरह का माहौल रहता है वहां पर, जिसको आप कहेंगे बड़ा सख्त किस्म का माहौल हो, और उसमें कोई नया कुलीग आ जाए जो बड़ा ही फनी किस्म का हो, तो आप कहेंगे कि वो कुलीग जो है ना वो ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर है, कि वो एक किस्म का ना ताज़ा हवा का झोंका हम जिसको बोलते हैं ना, उसको आप समझ लीजिए कि उसके लिए एक्सप्रेशन है कि वो एक ताज़ा हवा का झोंका है, कि इतने मतलब सड़ू किस्म के माहौल में जो है ना ये एक ऐसा इंसान आया है कि जो बड़ा ही फ्रेंडली किस्म का है और बड़ा ही हैप्पी गो लकी नेचर का है, ठीक है। तो वो ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर है। जैसे कि आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ मीटिंग्स आई वॉक इन द पार्क फेल्ट लाइक अ ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर, कि मतलब इतनी लंबी मीटिंग के बाद पूरा दिन जो है, उसके बाद जब मैंने पार्क में मैं वॉक के लिए गया, तो वो मेरे लिए जो है ना वो ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर, एक हवा का ताज़ा झोंका था, क्योंकि उसने मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया है।
ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। आई होप कि वो एक्सप्रेशन जो आप पहले सुनते थे, आपको मीनिंग नहीं पता था, आज आपको वो समझ में आई है। अब आपको मालूम होगा कि इन एक्सप्रेशंस को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो इनको आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में ऐड कर लीजिए। अल्लाह, सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।